Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and this is our fifth video for BLLB 9th semester Criminal Procedure Code. And in this video we will discuss our topic investigation. अभी तक लास्ट वीडियो में आई डिस्कस्ड FIR क्या होता है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन्वेस्टिगेशन और इसके बाद वाली वीडियो में विल डिस्कस आवर टॉपिक अरेस्ट. So an investigation is an important segment of criminal procedure. The first step after a crime is committed or information received by a police officer about the commission of an offence is investigation. मतलब जब आप कोई ऑफेंस होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उसके बाद जब पहली बार पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट और इन द फॉर्म ऑफ FIR, तो उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स अपना काम शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन. सो मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो होता है FIR के बाद का स्टेप होता है. सबसे पहले FIR लॉन्च होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. द पर्पस इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर एंड प्रोसीड हिम फॉर ट्रायल so as to serve him with punishment as per the provisions of the code. पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का कि ऑफेंडर कौन है उसके थ्रू उसको वो आइडेंटिफाई करा जा सके और उसके अगेंस्ट या उसके लिए जो भी आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो हो सके और उसको ट्रायल के लिए कोर्ट में अपीयर करा जा सके. मतलब डायरेक्टली आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट नहीं लेके जा सकते. पहले FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है एंड तब फिर उसके बाद वो कोर्ट अपीयर होता है. Section 156 of the CRPC confers power on police officers to investigate cognizable cases. अब सेक्शन 156 ये कहता है कि हर एक कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर किसके पास होती है? पुलिस ऑफिसर के पास होती है. इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट एंड हैज़ टू ऑब्टेन अ वारंट. अब कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है. नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बिना वारंट के कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे. द टर्म इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द कोड चैप्टर 12. सेक्शन 154 to 176 डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन. ये मतलब 156 से लेके 154 से लेके 176 तक इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर की, ये सब डील करता है. और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन वो आपको 2H में गिवन है. Meaning and definition. The term investigation has been defined in 2H of the Code of Criminal Procedure Code. अब क्या कहती है वो डेफिनेशन? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट. मतलब कि एविडेंस कलेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स करते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन. वो इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू होनी चाहिए? या तो पुलिस ऑफिसर के थ्रू या किसी और ऑफिस पर्सन के थ्रू, बस मजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं होनी चाहिए. या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने अथोराइज़ करा है, खुद मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन की. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग टू द स्पॉट. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उस स्पॉट पे जाना. असेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि सर्कमस्टांसेस क्या है, फैक्ट्स क्या है केसेस के, किन सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस हुआ था, वो सब जाके देखना. डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट को ढूंढना और उसको अरेस्ट करना. कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच में इंक्लूड. अब एविडेंस कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कंसर्न एंड रिड्यूसिंग देयर स्टेटमेंट टू राइटिंग. अब क्या आता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि आपको जो है कंसर्न पर्सन को एग्जामिन करना है, उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसकी रिकॉर्ड करनी है रिटन में. सर्च एंड शेजर ऑफ प्लेसेस एंड थिंग्स रिस्पेक्टिवली कंसिडर नेसेसरी. और उन जगहों की छानबीन करना, उन चीज़ों को इकट्ठा करना जो कि उस ऑफेंस से रिलेटेड है या जो आपको लगता है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ज़रूरी है. फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर देयर इज़ अ केस फॉर ट्रायल एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली. और आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि मतलब कि कोई भी ओपिनियन बना सकते हो कि हाँ भाई आगे ट्रायल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या फिर क्या स्टेप्स लेने. अब क्या होता है, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अब जब किसी इन्वेस्टिगेशन के ख़त्म होने के बाद ये पता चलता है कि हमें कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं था, तो उस केस में क्या होता है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है. क्लोजर रिपोर्ट में क्या होता है, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता है और उसको ट्रायल के लिए अपीयर नहीं करा जाता है. प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. Section 157 of the code lays down the procedure for investigation to be followed by the police for collection of evidence.
अब सेक्शन 157 आपको ये बताता है कि क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के थ्रू। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस बिगिंस व्हेन अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट the commission of a cognizable offense on the basis of FIR or any other information so received। अब इन्वेस्टिगेशन जो होती है किसी भी कॉग्निजेबल केस की कब स्टार्ट होती है? इन्वेस्टिगेशन किसी भी कॉग्निजेबल केस की तब स्टार्ट होती है जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को थोड़ा सस्पेक्ट होता है, थोड़ा डाउट होता है कि हाँ भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब उसको खुद से तो सपने नहीं आते ना कि हाँ भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो उसको FIR के बाद पता चलता है। जब वो FIR देखता है या कोई और इन्फॉर्मेशन उसको आती है कि हाँ भाई यहाँ पे फलानी जगह पे ये ऑफेंस हुआ है और उसको लगता है कि हाँ भाई ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो उसके बाद जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती हैं। इट रिक्वायर्स दैट प्रॉम्प्ट इंटीमेशन ऑफ द FIR टू बी सेंड टू द मजिस्ट्रेट। अब क्या होता है, जब भी कॉग्निजेबल केस ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस ऑफिसर को उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंसर्न मजिस्ट्रेट को देनी होती है कि जिसकी भी अथॉरिटी के अंदर, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो, अगर कोई एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है, वो ट्रायल प्रोसीड होता है उसका, तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करता है। द ऑफिसर शैल देन प्रोसीड इन पर्सन टू द स्पॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स and circumstances, or shall depute one of his subordinate officer for the same, and if required measures for the discovery and arrest of the person shall be taken। अब क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन, जब FIR के थ्रू या किसी और इन्फॉर्मेशन के थ्रू पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो स्पॉट पे जाता है, ऑफेंस की इन्वेस्टिगेट करता है, सर्कमस्टांसिस को, फैक्ट्स को, या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेजता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अरेस्ट करता है पर्सन को, डिस्कवर करता है कि किसने ये ऑफेंस किया है। व्हेन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट ऑफ सीरियस नेचर। जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि हाँ भाई उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये ऑफेंस हुआ है, और उसको ये लगता है कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग या हमारे कोड्स के अकॉर्डिंग वो जो ऑफेंस है सीरियस नेचर का नहीं है, देन द ऑफिसर नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट सम सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द स्पॉट। तो क्या होता है, उस केस में ऑफिसर इंचार्ज खुद नहीं जाता है इन्वेस्टिगेट करने। जब उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ छोटा मोटा मैटर है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भेज देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड इफ़ नो सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। और जब उसको लगता है कि हाँ भाई कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। एंड शैल स्टेट इन इट्स रिपोर्ट फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन। बट जब उसको ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, उसने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा, उसको वो रीजंस मेंशन करने होते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क अपॉन हिज जॉब कि भाई ये तो केस बन रहा था, आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। सो इट विल बी अ बिग बिग क्वेश्चन। तो इसलिए उसको अपना रीज़न देना होता है कि उसको क्यों लगा, किस बेसिस पे लगा कि कोई ट्रायल या कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। and notify the informant that he will not investigate the case or cause it to be investigated, he shall then send this report to the magistrate empowered to take cognizance of such offence। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो भी होता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, ये ऑफेंस हुआ था, या उसको नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं हुआ था, दोनों ही केसेस में उसको अपनी रिपोर्ट किसको भेजनी होती है, मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट्स, इट्स सेक्शन 158। A report is sent to the magistrate which is called the police report। मतलब जब पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट, तो उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। इट इज़ सेंड बाय द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर सो एज टू मेक द मजिस्ट्रेट अवेयर दैट अ पर्टिकुलर केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेट बाय अ पुलिस ऑफिसर। और वो जो रिपोर्ट होती है उसको कौन भेजता है, कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर भेजता है, ताकि मजिस्ट्रेट कैन कम टू नो कि हाँ भाई उसको पता चले कि केस को किसी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया है। The main objective of sending a report is to enable the magistrate to control the investigation and give direction if required under section 159 of the code। अब क्या पर्पस होता है कि जो भी मतलब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया है, उसको वो चीज़ें पुलिस मजिस्ट्रेट को क्यों इन्फॉर्म करनी होती है, उसको इसलिए इन्फॉर्म करनी होती है ताकि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए या इस तरीके से होनी चाहिए, तो उस पुलिस रिपोर्ट के थ्रू मजिस्ट्रेट उस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे होनी चाहिए। Order of investigation by a magistrate, it is discussed under section 159। The magistrate under section 159 has been empowered, if he feels necessary, after receiving the report, to direct investigation or to conduct himself or direct a subordinate magistrate to hold a preliminary inquiry। तो अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, हमेशा इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, और इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। पुलिस ऑफिसर कभी इंक्वायरी नहीं कर सकता। सो नेवर यूज़ अ वर्ड कि पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करने आया था। पुलिस ऑफिसर हमेशा
इन्वेस्टिगेशन करता है। तो 159 क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस रिपोर्ट उसके पास जो भी आई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके पास जो पुलिस रिपोर्ट आई है, उसमें उसको लगता है कि भाई हाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि रिपोर्ट उसके पास पुलिस रिपोर्ट आई है, उसमें उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट बोल सकता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, या फिर खुद वो बोल सकता है कि दैट आई विल गेट इन्वॉल्व इन दिस इन्वेस्टिगेशन, या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करे। मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तो वो क्या यूज़ करा गया है यहाँ पे वर्ड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। And as held by the Supreme Court, the magistrate has no power to stop the investigation after it has started. और मजिस्ट्रेट के पास भी कोई पावर नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन को रोकने की, अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है तो। अब वो केस बनता है या नहीं बनता है, वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब अगर किसी मजिस्ट्रेट को पर्सनली ये लगता है कि भाई ये हैवी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई ऑफेंस नहीं बनना है, तो वो अपने पर्सनल बेसिस पे उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती कि वो इन्वेस्टिगेशन को अपनी मर्जी से रोक सके। नेक्स्ट इज प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। नाउ दिस इज कि क्या प्रोसीजर होता है जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो सेक्शन 167 डील्स विद द प्रोसीजर देन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विद इन 24 आवर्स। 167 डील करता है उस प्रोसीजर के साथ जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू एंश्योर लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द एक्यूज फ्रॉम एट्रोसिटीज ऑफ द पुलिस एंड टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द मजिस्ट्रेट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ फर्दर कस्टडी टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या होता है, 24 आवर्स से ज़्यादा अगर आप किसी पर्सन को अपनी उसमें रख रहे हो, पुलिस अगर अपनी कस्टडी में रखती है, पुलिस कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा, तो वो क्या है, उसमें मजिस्ट्रेट को डिसाइड करना होता है कि फ़र्दर कस्टडी अलाउ है या नहीं है। इसलिए हमेशा कहा गया, सीआरपीसी में डिस्कस है कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उसका ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। फाइन। अगर जैसे सपोज करो कोई राजस्थान में कोई बंदा, नॉट राजस्थान, श्रीलंका में कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है, तो उसको 24 आवर्स में तो आप दिल्ली में नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना। तो इस प्रोविज़न को अप्लाई करने के लिए क्या करा है, उसका ट्रैवलिंग टाइम होगा, ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब जो टाइम उसका श्रीलंका से दिल्ली लाने में लगा उस टाइम को आप डिडक्ट कर देते हो, तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर माना जाता है जब भी वो नेक्स्ट प्रोड्यूस होगा मजिस्ट्रेट के सामने। और इसमें क्या होता है, 24 आवर्स में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, उससे ये बेसिकली क्यों करा गया है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए। अभी तक वो क्या हुआ है, एक्यूज प्रूव नहीं हुआ है, वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। तो इस केस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को डिसाइड करना होता है कि फ़र्दर कस्टडी देनी है या नहीं देनी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी है, या डिटेंशन करना है या नहीं करना है विदाउट ट्रायल के लिए। सो फॉर दिस पर्पस इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट एक्यूज्ड और अरेस्टेड पर्सन So for section 167 is attracted in the following circumstances. अब section 167 कब अप्लाई होता है, when the accused is arrested without a warrant and is detained by the police officer in his custody. ये कब प्रोसीजर लगता है ये वाला, जब किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट अरेस्ट करा है, मोर देन 24 आवर्स नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, या फिर जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में 24 आवर्स से ज़्यादा लग जाएंगे। इफ़ देयर आर ग्राउंड्स टू बिलीव दैट एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट हिम इज़ वेल फाउंडेड, जब पूरे ग्राउंड्स होते हैं ये बिलीव करने के लिए कि हाँ भाई अरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट जो भी एक्यूजेशंस है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली उस पर लग रहे हैं, तब 167 लगता है। एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर फॉरवर्ड्स एक्यूज्ड फॉर रिमांड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब ऑफिसर इन चार्ज होता है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर्स की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कांस्टेबल जाके मजिस्ट्रेट को एक्यूज्ड रिमांड पे लेके जा रहा है। इट शुड बी अ सब इंस्पेक्टर, इट शुड बी अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो कि एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है फॉर रिमांड। सेक्शन 167 ये सो कॉन्टिन्यूएशन में ही है। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू हुम द एक्यूज्ड इज सो फॉरवर्ड में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन in such custody for a term not exceeding 15 days.
मतलब जिस भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने प्रोड्यूस करा अरेस्टेड पर्सन को, तो मजिस्ट्रेट जो है 15 डेज से ज़्यादा जो है ऑर्डर नहीं कर सकता पुलिस कस्टडी के लिए, कि तो जो पुलिस कस्टडी होती है वो डे ऑफ अरेस्ट से लेके 15 डेज़ तक होती है। अगर 15 डेज़ के बाद कोई पर्सन जेल में रहता है तो वो जुडिशियल कस्टडी आती है, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी इज़ ओनली फॉर 15 डेज़, 15 डेज़ के बाद हमेशा जुडिशियल कस्टडी अप्लाई होती है। इफ़ द मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस and consider further detention unnecessary, then the accused shall be further forwarded to the magistrate having jurisdiction to try the case. अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने की, और उस मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि भाई इसको फर्दर डिटेन नहीं करना चाहिए इस अक्यूज पर्सन को या अरेस्टेड पर्सन को, तो उस केस में क्या होता है, वो मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उसको वो ट्राई के लिए वो केस फॉरवर्ड कर देता है। द मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड but not in police custody if he has no reasons and grounds to believe the necessity of doing so, but in any situation the magistrate cannot order detention for a period exceeding, मतलब मजिस्ट्रेट जो है डिटेंशन ज़्यादा टाइम के लिए अलाउ नहीं कर सकता, मतलब 15 डेज से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट भी नहीं बोल सकता। 15 डेज़ के बाद क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी लग जाती है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कब तक ख़त्म होनी चाहिए, इट शुड बी 19 days when the person is accused for offence punishable with imprisonment for a period not less than 10 years और imprisonment for life or death। मतलब अगर कोई इसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम नहीं है, मतलब 10 साल से ज़्यादा है, या फिर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में 90 डेज़ के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होनी चाहिए। और 60 डेज़ में कब होनी चाहिए, एंड 60 डेज़ व्हेन एक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस, मतलब इन ऊपर वाले ऑफेंस मेंशन ऑफेंस के अलावा और कोई ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम की है, उन केसेस में 60 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती है तो उस केस में पर्सन को क्या होता है, श्योरिटी के बेसिस पे बेल देकर रिलीज़ कर देते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है और पुलिस ऑफिसर्स जो 60 डेज़ में उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो पर्सन के पास राइट होता है कि वो श्योरिटी के बेसिस पे बेल ग्रांट ले सकता है अपनी। दिस पीरियड इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। एज आई टोल्ड यू, डेट ऑफ अरेस्ट से ये नहीं काउंट होता है ये पीरियड। डिटेंशन से मतलब जिस दिन से उसको कस्टडी में रखा गया उस दिन से वो पीरियड काउंट ऑन होना स्टार्ट होता है। If the judicial magistrate is absent, the executive magistrate or the metropolitan magistrate on whom the powers of a judicial magistrate have been conferred for the time being will act। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एब्सेंट है ये सब काम करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाता है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास पावर्स हैं ये सब करने की। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर फॉर द डिटेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days। अब देखो, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, वो क्या होता है, 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी अलाउ कर सकता है। अब किसी केस में क्या है, आप एक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का, बिकॉज ही इज़ एब्सेंट और वट एवर मे बी द रीज़न। तो उस केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस कस्टडी सिर्फ 7 days की दे सकता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी दे सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिटेंशन और पुलिस कस्टडी सिर्फ 7 days की दे सकता है। if further detention is to be made, the accused shall be forwarded to the competent magistrate। मतलब अगर 7 दिन के बाद की कस्टडी चाहिए, मतलब 7 दिन आपको लगता है कि 7 दिनों से ज़्यादा इसको डिटेंशन में रख सकते हैं, तो उस केस में उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करा जाता है। इफ़ द ऑर्डर इज़ गिवन बाय एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, he shall forward a copy of his orders also stating the reasons for making so to the chief judicial magistrate। मतलब अगर डिटेंशन के ऑर्डर्स जो हैं और कोई मजिस्ट्रेट देता है अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब जो भी उसने ऑर्डर दिए कि इतने दिन की कस्टडी है या इतने दिन का कस्टडी में इसको रखना है, तो उस केस में क्या होता है, उस मजिस्ट्रेट को अपनी एक ऑर्डर की कॉपी जो होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देनी होती है कि उसने किस बेसिस पे डिटेंशन पीरियड इतना रखा है। इन अ समन केस, इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट completed within 6 months, the magistrate is required to order to stop the investigation unless he has reasons and further grounds to believe that further investigation is necessary। मतलब अगर समन केसेस में इन्वेस्टिगेशन 6 महीनों में कंप्लीट नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन रोक सकता है अनलेस एंड अनटिल उसे ये लगता है कि हाँ भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है समन केस की, तो वो इन्वेस्टिगेशन रोक सकता है, बट इट शुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब 6 महीने के बाद भी समन केस में मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ हुआ है,
तब फिर वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में 6 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर सकता है समन केसेस में. If the magistrate has ordered to stop the investigation and an application is made to the session judge against the order, then the session judge is empowered under section 167(6) to discard the order given by the magistrate under subsection 5 if reasonable ground exists for doing so. अगर उसको ये लगता है कि हाँ भाई अब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुए, 6 महीने में कोई फर्दर ग्राउंड नहीं बन रहा है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो उसमें क्या होता है, इफ़ द मजिस्ट्रेट हैज़ ऑर्डर, उसने स्टॉप कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप एक एप्लीकेशन लगाते हो सेशन जज के पास. अब सेशन जज को अगर ये लगता है कि हाँ भाई सही है, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट ने क्यों रखा, तो इन दैट केस वो उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, कि उसने जो ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का, उसको वो क्या कर सकता है, उसको वो डिस्कार्ड कर सकता है और फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है अगर रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं तो. So in this video we have discussed our topic investigation, and in our next video we will discuss our topic arrest.